अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज स्टूडेंट्स हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है प्रोबेबिलिटी। कुछ स्टूडेंट इससे बड़ा डर जाते हैं, लेकिन ये इतने डरने वाली चीज़ नहीं है। प्रोबेबिलिटी में मेरी असल में आज तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चले, प्रोबेबिलिटी में हम क्या सीखेंगे। इसमें हमारे पास होगा या प्लेइंग कार्ड होंगे। प्लेइंग कार्ड की बात होगी, या होगी कॉइन, या इसमें हम डाइस की बात करेंगे, या बॉल। अमूमन इन्हीं 3-4 चीज़ों की बात होती है। तो सब सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे मेन चीज़ जो होती है वो इसमें होती है। सबसे पहले हमारे पास सैम्पल स्पेस। जब भी हम कॉइन की या डाइस की बात करेंगे तो इसका मतलब हमने सैम्पल स्पेस बनानी है। तो अगर हम सवाल में ना भी बार बार बनाएंगे तो जब आपने पेपर में करनी है तो आपने लाजमन सैम्पल स्पेस बनानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक कॉइन थ्रो करते हैं तो उसकी क्या क्या आउटकम आ सकती हैं। पॉसिबल तो दो ही हैं, या हेड आएगा या टेल। तो उसकी ये सैम्पल स्पेस है, या हेड आएगा तो या टेल आएगा। अगर हम दो कॉइन थ्रो करते हैं तो उसकी सैम्पल स्पेस क्या होगी। हो सकता है पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे भी हेड आ जाए। हो सकता है पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आ जाए। हो सकता है दूसरे पे टेल आ जाए और पहले पे हेड आ जाए। हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए। तो ये इसकी पॉसिबल आउटकम है। इसके अलावा उस सिक्के के ऊपर कुछ भी नहीं आ सकता। या हेड आएगा या टेल आएगा, या टेल आएगा या हेड आएगा, या दोनों पे हेड हेड आ जाएगा, या दोनों पे टेल टेल आ जाएगा। इसके अलावा उसकी कोई पॉसिबल आउटकम नहीं है। तो अगर हम बात करें कि एक डाइस की, तो उसकी क्या आउटकम है। डाइस बोलते हैं लूडो के दाने को। अक्सर हम लूडो खेलते हैं, उसका जो दाना होता है जिसको हम फेंकते हैं तो नंबर आते हैं, उसको कहते हैं डाइस। उसकी पॉसिबल आउटकम क्या है। या एक आ जाएगा, या दो, हो सकता है 3 आ जाए, या 4, या 5 आ जाए, या 6। इसके बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। तो अगर हम बात करें कि 2 डाइस फेंकी गई हैं तो उसकी सैम्पल स्पेस हमारे पास 36 बनेगी, क्योंकि हो सकता है पहली पे एक आए, दूसरी पे भी एक आ जाए। हो सकता है पहली पे एक आए, दूसरी पे 2 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहली पे एक आए और दूसरी पे 3 आ जाए। पहली पे एक आए या दूसरी पे 4 आ जाए। पहली पे एक आए, दूसरी पे 5 आ जाए। पहली पे एक आए, दूसरी पे 6 आ जाए। दूसरी पे 2 आ जाए, पहली पे 1 आ जाए। या दूसरी पे 2 पहली पे 2 आ जाए और दूसरी पे भी 2 आ जाए। या पहली पे 2 आए, दूसरी पे 3 आ जाए। पहली पे 2 आए, दूसरी पे 4 आ जाए। ऐसे हो सकता है कि दूसरे दाने पे 2 ही आए और बकाया सारे नंबर आ जाए 5, और दूसरे पे 2 तो 6। ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे 3 आ जाए, दूसरे पे 1 आए। पहले पे 3 ही आए तो दूसरे पे 2 आ जाए। 3 आए तो 3 आ जाए। 3 आए तो 4 भी आ जाए साथ। 3 आए तो उसके साथ 5 आ जाए। 3 आए तो उसके साथ 6 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे 4 आए, दूसरे पे 1 आ जाए। पहले पे 4 आए तो दूसरे पे 2 आ जाए। पहले पे 4 आए तो दूसरे पे 3 आ जाए। पहले पे 4 आए तो दूसरे पे 4 आ जाए। पहले पे 4 आए तो दूसरे पे 5 आ जाए। पहले पे 4 आए तो दूसरे पे 6 आ जाए। ये सारी पॉसिबल ही है ना, सारी पॉसिबल है कि आ सकती हैं। हो सकता है कि पहले पे 5 आए, दूसरे पे 1 आ जाए। पहले पे 5 आए तो दूसरे पे 2 आ जाए। पहले पे 5 आए तो दूसरे पे 3 आ जाए। पहले पे 5 आए, दूसरे पे 4 आ जाए। पहले पे 5 आए तो दूसरे पे 5 आ जाए। पहले पे 5 आए तो दूसरे पे 6 आ जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे 6 आए, उस दूसरे पे 1 आ जाए। पहले पे 6 आए तो दूसरे पे 2 आ जाए। पहले पे 6 आए तो दूसरे पे 3 आ जाए। पहले पे 6 आए और दूसरे पे 4 आ जाए। पहले पे 6 आए तो दूसरे पे 5 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पे 6 आ जाए।
ऐसा हो सकता है ना, पॉसिबल है दो, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है कि इनके अलावा कोई और नंबर आए, क्योंकि इसकी पॉसिबल आउटकम में ये ही होती हैं। तो वो हमें ये भी कह सकता है कि आप इसमें से ये फाइंड करें कि दोनों पे 1-1 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, दोनों पे 6-6 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। वो अक्सर हमें मुख्तलिफ सवाल दे कि तो वो पूछेगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, तो वो आपने कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन चेंज भी हो जाए तो उसकी फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होती। इसके बाद अगर बॉल्स की बात की जाए तो बॉल्स में हमें रिक्वायर्ड होगा कलर या बॉल्स के नंबर, टोटल नंबर, बस यही 2-3 चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। और अगर कार्ड की बात की जाए, प्लेइंग कार्ड्स की, तो ये हमारे पास टोटल 52 होते हैं, जो कि 4 तरह के होते हैं। जो कि हार्ड, क्लब्स, डायमंड और एक होते हैं स्पार्ड्स। ये भी 13 होते हैं, हार्ड्स के भी 13 क्लब के होते हैं, 13 डायमंड के और 13 स्पार्ड्स के होते हैं। ये टोटल 52 होते हैं। तो इसमें भी वो हमें अक्सर ऐसे ही सवाल देगा कि 2 हार्ड के क्लब्स हैं या 2 जो हैं डायमंड के हैं, सॉरी डायमंड के 2 कार्ड हैं, 2 हार्ड के। ऐसे अक्सर आपको सवाल दिए जाएंगे। या अगर ऐसा भी कहा जाएगा कि टोटल कार्ड्स में से इतने कार्ड्स हैं जो कि अननोन है या सेम है, तो आपने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो जब वो सवाल आएंगे तो हम उसको भी हल करेंगे। तो चलिए अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 6 है, उसको क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें हमें कुछ नंबर्स गिवन हैं। लेट a इज़ इक्वल टू 1 3 5 7, b इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 and c is equal to 1 2 3 4 and 5 और s is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे बड़ा सेट हमारे पास s है, जिसको हम सबसेट भी बोलते हैं, या इसे अक्सर यू भी दिया जाता है। अगर आपको ये कंफर्म ना हो रहा हो कि सबसेट कौन सा है हमारे पास, तो सबसेट की आपकी ये निशानी होगी कि इन सब में जो नंबर होंगे वो सबसेट में मौजूद होंगे। जैसे 1 3 5 7, 1 3 5 7, 2 4 6 8, 2 4 6 8, जो इसमें नंबर होंगे वो भी इसमें मौजूद होंगे। तो ये सबसेट की निशानी है। अगर वो आपको किसी और नंबर से भी दे देता है, यानी कि नेम से यू दे देता है, ए दे देता है, ए तो है इसमें है, लेकिन अक्सर बाज़-औक़ात वो किसी और नाम से भी आपको दे दे, तो आपको ये निशानी मालूम होनी चाहिए कि सबसेट में सारे नंबर मौजूद होते हैं। तो इसमें हमें सवाल क्या दिया गया है? सवाल हमें दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ए के जो सेट में नंबर दिए गए हैं वो, और जो बी के सेट में नंबर दिए गए हैं, जो इस अलामत का मतलब है वो ये है कि इन दोनों में से जो सेम नंबर हैं उन्हें एक दफ़ा ही लिखा जाए, या उन्हें लिखा जाए कि जो जो सेम नंबर हैं। तो ए के और बी के जो नंबर हैं उनमें सेम कोई भी नहीं है, तो अलबत्ता हम इसे खाली सेट लिख देंगे। ये खाली सेट है, या इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं फाई। तो जैसे आपको मुनासिब लगे वो आपने लिख लेना है। अगर इसमें हमारे पास कोई कॉमन नंबर होता, जैसे कि इसमें भी 2 होता, तो हम 2 को लिख लेते यहाँ खाली सेट में। तो क्योंकि हमारे पास कोई भी नहीं था, इसलिए हमने इसे खाली सेट लिख लिया। तो दूसरा क्या है? सी यूनियन ए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो सी के नंबर हैं, मतलब के यूनिट हैं,
1 2 3 4 एंड 5, वो यूनियन जो ए के नंबर्स हैं वो हैं 1 3 5 एंड 7। अब ये जो हमारे पास निशान है इसका मतलब है कि हमने इस वाले सेट के और इस वाले सेट के मिला के नंबर लिखने हैं, यानी कि जो नंबर इसमें है इसमें नहीं है उसको भी लिख लें, जो इसमें है और इसमें नहीं है दोनों को, जो दोनों के अंदर दोनों में से किसी एक सेट में भी होंगे वो हमने लिख लेने हैं। फॉर एग्जांपल 1 भी है, 1 लिख लिया। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी लिख लिया। 3 दोनों में है, 3 को भी एक बार लिख लिया। 4 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 4 भी लिख लिया। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 भी लिख लिया। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 7 भी लिख लिया। तो ये हल हो गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन सी बार। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये जो बार है ये हमारे पास सबसेट की निशानदेही है। तो सबसेट में से हमने करना क्या है, हमने ए इंटरसेक्शन सी को माइनस करना है। ये हमारे पास ये अलामत जो है, सॉरी ये वाली अलामत, ये हमारे पास ये है। वो आपको ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, वो आपको किसी भी तरीके से पेपर में सवाल पूछ सकता है। तो ये दोनों एक ही है। इसका मतलब ये है कि हमने ये सबसेट में से इसकी जो वैल्यू आएगी उसको माइनस करना है। तो हमारे पास जो एस के सबसेट होंगे, जो एस के नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, माइनस बड़ी ब्रैकेट लगा लेंगे। अब ए वाला सेट लिख लेते हैं। ए वाले सेट में हमारे पास क्या क्या है, 1 3 5 एंड 7 इंटरसेक्शन। सी वाले में क्या है, 1 2 3 4 5, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये एज इट इज़ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 माइनस। अब जो इन दोनों में कॉमन है वो हमने लिखना है। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 भी है, 3 भी है, 5 भी है, तो हम लिख लेंगे 1 3 एंड 5। अब इसका आगे क्या करेंगे, इसका आगे करेंगे कि 1 3 5 इसमें है, इसमें भी है, तो हम ये इसमें से माइनस कर देंगे 1 3 5। तो जब 1 3 5 माइनस करेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, 2 4 6 7 एंड 8। तो ये हमारा आंसर है। आगे चलते हैं हमारे चौथे पार्ट की तरफ। वो क्या है हमारे पास, बी इंटरसेक्शन सी। ये तो इजी है, ये पहले पार्ट की तरह है। वो उसमें ए इंटरसेक्शन बी था, इसमें बी इंटरसेक्शन सी है, ये आप खुद कर लेंगे। चौथा पार्ट आपने खुद कर लेना है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इवेल्युएट द फॉलोइंग। जिसमें पहला हमारे पास 7 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का क्या मतलब है, फैक्टोरियल का मतलब है 7 से नीचे, 7 और 7 से नीचे जितने भी नंबर होंगे 1 तक, उन सब को हमने मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 एंड 2 इंटू 1। ये जो 1 तक जब तक हमने नहीं आना तब तक हमारे पास फैक्टोरियल ही रहना है। तो जब हम इसे कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 7 इंटू 6 5 4 3 2 1, सॉरी डेल हो गया मेरे से, 7 6 5 4 3 2 एंड 1। तो ये आएगा 5040। तो जब अगर आपने चेक करना हो कि आपका सवाल सही है या गलत है तो आपने यहाँ से 7 लिख लेना है।
तो उसके बाद ये आप देख सकते हैं शिफ्ट के नीचे जो बटन है एक्स इनवर्स का, उसके ऊपर ये एक्स के साथ उन्होंने फिक्टोरियल दिया हुआ है। तो जब आप शिफ्ट दबा के ये दबाएंगे तो ये इसके साथ 7 के साथ फिक्टोरियल आ जाएगा। तो जब आप इसको इक्वल करेंगे तो ये आपके पास वही आंसर दे रहा है। तो इसको ऐसे भी हल करने का तरीका है, लेकिन अगर ये आपको पेपर में आ जाता है तो आप ऐसे ही इसको डायरेक्ट आंसर लिख देंगे तो वो आपको नंबर 1 देगा, या हो सकता है वो भी ना दे। तो इस वजह से आपने इसको ऐसे हल करना है पेपर में, अगर आपको पेपर में ये आंसर क्वेश्चन आ जाए तो अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास 16 फिक्टोरियल ओवर 8 फिक्टोरियल। इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 11 10 9 एंड 8 फिक्टोरियल। अब मैंने 8 फिक्टोरियल तक क्यों लिखा है? मैं अगर उससे आगे भी करना चाहता तो कर सकता था, क्योंकि हमने तो 1 तक हमें नंबर चाहिए। तो मैंने 8 फिक्टोरियल तक इसलिए लिखा क्योंकि अगर ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, अगर हम इसको किसी चीज़ के साथ काटना चाहें, मतलब कि इसके नीचे जो बटे के नीचे नंबर होगा, अगर करता हो तो ये कट भी जाता है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में कट भी जाते हैं। तो हम 8 नीचे भी 8 है ऊपर भी 8 है, तो 8 तक मैंने लिख दिया है। तो 8 को 8 के साथ काट देंगे, तो जो रह गया उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 इंटू 15 14 13 12 11 10 इंटू 9, बस 9 तक किया। तो ये काफ़ी लंबा हमारे पास आंसर आ जाता है, जो कि है 5189184000। ये हमारे पास आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है हमारे पास 17 फिक्टोरियल ओवर 8 फिक्टोरियल 4 फिक्टोरियल। तो ये इसके अंदर मल्टीप्लाई का निशान है, ये जो नुक्ता लगा होता है वो हमें मल्टीप्लाई का निशान बता रहा होता है। तो 17 फिक्टोरियल को हम एक्सपेंड कर लेते हैं, जो कि है 17, इसके नीचे 1 तक हमने नंबर लिखने हैं मल्टीप्लाई का निशान लगा के। 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 13 12 11 10 9 एंड 8 फिक्टोरियल। अब फिर मैंने 8 फिक्टोरियल तक बस कर दी है, नीचे भी 8 फिक्टोरियल है इंटू 4 फिक्टोरियल। ये मैंने ज़रा आप खुला करके लिख दिया ताकि आपको समझ आए। इसका मतलब ये नहीं कि ये अलग-अलग, थोड़ा सा करीब कर लेते हैं। 8 फिक्टोरियल, ये 8 इस 8 से फिर काट जाएगा, तो ये ऊपर आएगा 17, ऐसे ही लिख लेते हैं, बाद में इसको हल कर लेंगे। 13 12 11 10 9, तो ये 4 के साथ भी फिक्टोरियल है। तो अब हम क्या करेंगे, हम 4 को भी एक्सपेंड कर लेंगे। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नंबर तो 1 तक ही आएंगे ना, तो इस वजह से हम 4 को भी 1 तक एक्सपेंड कर लेंगे। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम अगला सवाल करते हैं, ये आप खुद कर लीजिएगा ताकि वीडियो लेंथी ना हो जाए। तो अगला सवाल हमारे पास परमुटेशन का है, जो कि चौथा सवाल है हमारे पास 9p6। इसका परमुटेशन का हमारे पास फार्मूला भी होता है, और इसको कैलकुलेटर की मदद से भी हल किया जाता है। कैलकुलेटर पर भी ये पी का निशान बना होता है, उसको दबाने से ये हल हो जाता है। इसको हम वैसे इस तरह से लिखते हैं NPR। तो यहाँ पे हमारे पास N है 9, R है 6। तो अगर इसका फार्मूला लिखा जाए तो वो इस तरह होता है NPR इज़ इक्वल टू N फैक्टोरियल ओवर R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। ये इसका फार्मूला होता है। ये वैसे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है।
ये फार्मूला इस सवाल में यूज़ होगा, ये बात समझाने के लिए लिखा है। तो अगर हम वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करें तो आगे हम करते हैं। तो जब हम इसे फार्मूले में पुट करेंगे तो फार्मूला क्या है हमारे पास, NPR इज़ इक्वल टू, सॉरी यहाँ फार्मूला गलत हो गया, फार्मूला है हमारे पास n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल नहीं आता जो मैंने यहाँ पे लिख दिया था, वो मुझसे मिस्टेक हो गई है। तो NPR में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये n की वैल्यू हमारे पास 9 फैक्टोरियल ओवर n माइनस r की आ जाएगी 9 माइनस 6 फैक्टोरियल। तो ये आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 एंड 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। 3 से काट जाएगा तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले दोनों भी सेम ही हैं, उसमें भी आपने एक में आपने 15p6 फाइंड करना है, एक में 5p5 फाइंड करना है। तो ये जो आपने करना है आगे कम्बिनेशन के हैं हम वो करते हैं, जो सेम है वो मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, वो आप कर लेंगे। अगर आपको इसकी समझ आ गया तो वो भी आप कर लेंगे। तो 5c3 इसको भी फाइंड करने का फार्मूला होता है जो कि है हमारे पास 5c3 इज़ इक्वल टू, सॉरी NC3 और लिख लेते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा फार्मूला समझने के लिए। ऊपर हम लगाएंगे n फैक्टोरियल, वो मैंने परमुटेशन में जब पहला आपको फार्मूला करवाया था तो वो कम्बिनेशन का ही करवा दिया था। यहाँ पे कम्बिनेशन में r फैक्टोरियल लगता है, n माइनस r फैक्टोरियल। बकाया सारा सेम है, बस यहाँ पे r फैक्टोरियल आपने लगा देना है। तो अगर सवाल की बात की जाए तो यहाँ पे हम n5c3 फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक ही रहने देते हैं क्योंकि हमारे पास 3 भी है। 3 फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 से काट जाएगा, 5 4 ज़ा 20। 2 फैक्टोरियल करेंगे तो ये 2 ही आएगा, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 10। अगले दोनों भी इसके इसी तरह है कम्बिनेशन के, वो भी आपने खुद फाइंड कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, लेट a इज इक्वल टू 1 4, b इज इक्वल टू 2 3, c इज इक्वल टू 3 एंड s इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। फाइंड क्या करना है हमने, a क्रॉस b, b क्रॉस a, a क्रॉस a एंड b क्रॉस b। सबसे पहले हम a क्रॉस b फाइंड कर लेते हैं। a क्रॉस b में हमें कैसे हमने इसको फाइंड करना है। सबसे पहले a के जो नंबर हैं वो लिख लेने हैं, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लगा के b के लिख लेने हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, अब a का जो पहला नंबर है उसको इसके साथ, और बाद में फिर जो a का नंबर होगा पहला उसको दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे नंबर को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ करेंगे। किस तरह करना है, एक आपने बड़ी ब्रैकेट, ये ब्रैकेट जैसे लगाई है यहाँ पे वैसे लगा लेनी है। उसके बाद इसका पहला नंबर क्या है 1, 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें। अगर यहाँ पे 3 नंबर होते तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना था। तो यहाँ इस दूसरी ब्रैकेट में जितने नंबर होंगे पहले को उन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर बाद में जब वो पूरे हो जाएंगे तो दूसरी को सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस तरह आपने मल्टीप्लाई करना है। अब हमने 1 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसको इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लाई के साइन के साथ करेंगे तो ये इसकी सैम्पल स्पेस बन जाएगी 1,2, ये एक सेट बन जाएगा। जब दूसरे के साथ करेंगे तो 1 3 बन जाएगा। जब दूसरे को पहले से करेंगे तो ये 4 2 बन जाएगा। दूसरे को दूसरे से करेंगे तो 4 3 बन जाएगा। बस इतना सा काम है, ये आपका आंसर है। दूसरा भी इसी तरह है, दूसरा आपने खुद कर लेना है, तो मैं आपको तीसरा करवा देता हूँ।
पहला दूसरा सेम है, दूसरा सॉरी तीसरा चौथा सेम है, तो मैं दो पार्ट आपको करवा देता हूँ। ए क्रॉस ए आपने ए के दोनों सेट लिख लेने हैं, 1 4 क्रॉस 1 4। जब आप करेंगे इसे हल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। पहले नंबर को इन दोनों के साथ लिखना है सेपरेटली, 1 1। दूसरे के साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 4। तीसरे के साथ लिखेंगे दूसरे को पहले के साथ लिखेंगे तो ये आएगा 4 1। दूसरे को दूसरे के साथ लिखेंगे तो 4 4। इतना सा काम था, ये आपका आंसर है। आगे आपकी डेफिनेशंस हैं। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है 6.8, यानी कि 8वां सवाल। 6.8 लिख देते हैं, या क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है फाइंड द प्रोबेबिलिटी अ हेड अपेयर इन टॉसिंग अ फेयर कॉइन। फॉर एग्जांपल, इसका पहला पार्ट है अ हेड अपेयर्स इन टॉसिंग अ फेयर कॉइन। फेयर कॉइन का मतलब है कि नया कॉइन। फेयर कॉइन की हमने प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करनी है? सबसे पहले हमने सैम्पल स्पेस बना लेनी है। एक कॉइन की सैम्पल स्पेस क्या बनेगी, उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? उसकी पॉसिबिलिटीज़ दो ही हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा, हेड या टेल। तो ये क्या हो गई, एन ऑफ एस। एन ऑफ एस कैसे बनेगी? एन ऑफ एस जो एस के अंदर जितने हमारे पास नंबर्स होंगे उनको हमने एन ऑफ एस लिख लेना है। तो हमारे पास दो हैं तो हमने दो लिख लेना है। अ हेड अपेयर्स इन टॉसिंग, अगर हेड अपेयर हो, इसे लेट कर लेते हैं ए, हेड अपेयर। तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास? जब सैम्पल स्पेस में एक हेड है तो हमारे पास हेड अपेयर होने की पॉसिबिलिटी तो एक ही है ना। एक कॉइन में हमारे पास यहाँ एक दफ़ा ही हेड आ सकता है, दूसरी दफ़ा तो टेल ही आएगा, क्योंकि उसकी दो ही साइडें होती हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगी 1। तो जब हम इसको फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी को, तो वो हम इस तरह लिखेंगे, पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो जब हम एन ऑफ ए की हमारे पास वैल्यू क्या है 1, एन ऑफ एस की 2, 0.5 आएगा। 0.5 का मतलब है कि हमारे पास आधे चांस होते हैं कि या हेड आएगा, तो आधे होते हैं या टेल आएगा। अगर हम इस बात को ऐसे कर लें कि हमारे पास 100% ही चांस होते हैं, तो 100% में से 50% चांस होते हैं कि हेड आएगा, तो 50% चांस होते हैं कि टेल आएगा। तो अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा हुआ है? उसने पूछा अ 5 appears in rolling a 6-faced cubical dice। अब हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। उसने कहा कि अगर 5 आए हमारे पास, अगर हम एक डाई को रोल करेंगे मतलब फेंकें, या जब हम उसको ऐसे बारी करके फेंकते हैं, तो उसके बाद 6 फेस का मतलब है हमारे पास लूडो की जो शक्ल होती है वो छः साइडें होती हैं उसकी। एक पे 1 लिखा होता है, एक पे 2, एक पे 3, एक पे 4, एक पे 5 और एक पे 6। तो ये हमारे पास हो जाती हैं 6 साइडें। क्यूबिकल डाइस का मतलब है कि उसकी जो शक्ल होती है या साइडें होती हैं वो क्यूब नुमा होती हैं। तो उसने हमसे प्रोबेबिलिटी 5 की मांगी है। तो एन ऑफ एस बना लेते हैं सबसे पहले सैम्पल स्पेस। तो हमारे पास क्या बनेगी, एक डाइस को जब हम फेंकते हैं तो उसके 6 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि या 1 आएगा, 2, 3, 4 या 5 या 6 आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी नहीं उसके ऊपर आ सकता, या वो डाइस ना तो सीधी रह सकती है कि कोई भी ना आए।
तो उसके ऊपर कोई ना कोई नंबर आता है, तो इन्हीं नंबरों में से आता है। तो जब हम एन ऑफ एस कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। तो प्रोबेबिलिटी हमने किस चीज़ की फाइंड करनी है कि हमारे पास 5 अपीयर हो, तो उसको हम ए ऐड कर लेते हैं 5 अपीयरेंस। तो एन ऑफ ए हम जब फाइंड करेंगे तो उसमें हमारे पास वो भी एक ही होगा, क्योंकि एक जब हम डाइस रोल करेंगे तो उसमें 5 आने का चांस भी वही होगा जो दूसरे नंबरों का होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, वही फार्मूले से एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए में से एन ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, एन ऑफ एस हमारे पास 5 है। ये 5 मैंने क्वेश्चन में से लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एन ऑफ यहाँ पे ए मैंने 5 लिखा है तो एन ऑफ ए मैंने 1 लिख दिया। एन ऑफ ए मैंने लिखा है जो सैम्पल स्पेस में भी एक दफ़ा ही 5 है, तो वो एक दफ़ा ही 5 आने का चांस है, क्योंकि बकाया नंबरों का भी अगर 6 दफ़ा एक दफ़ा हमें रोल की जाए डाइस तो उसमें से दूसरे नंबर भी उतने ही चांस रखते हैं जितना कि 5 रखता है। तो उसने हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने 5 को पेरेंट्स को फाइंड करना है, तो इस वजह से मैंने 5 की पेरेंट्स यहाँ पे 5 को लिखा है। एन एफ एस हमारे पास 6 है, तो हम एन एफ एस की जगह पे 6 लिख लेंगे। तो जब आप इसे फाइंड करेंगे तो ये इशारे में आएगा, अगर आप इसे यहाँ पे भी छोड़ना चाहें तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसका इतना ही आंसर है। आगे हम चलते हैं अपने तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा हुआ, उसने कहा एन इवन नंबर्स अपीयर्स व्हेन अ परफेक्ट क्यूबिकल डाइस इज रोल्ड। उसके आगे की बात हमारे काम की नहीं है, तो काम की बात हमारे पास यहाँ पे है इवन नंबर। तो रोल क्या किया है हमने डाइस, तो डाइस की जो सैम्पल स्पेस होगी 1 2 3 4 5 6, यही होगी पॉसिबल उसकी पॉसिबल आउटकम्स। उसके बाद हमने इवन नंबर करने हैं। अब ए चेंज हो गया, ए हो गया है इवन नंबर। एन ऑफ ए करेंगे तो इवन नंबर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, 2 4 6। सैम्पल स्पेस में से जो इवन होंगे हमने वो लिखने हैं। वैसे तो इवन नंबर और भी हैं 2 4 6 8, लेकिन जो हमारे पास सैम्पल स्पेस में इवन नंबर होंगे हमने वो लिखने हैं। तो हम जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे ए की, तो वो हमारे पास आएगा एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन का मतलब होता है नंबर, तो एस की कॉलम में हमारे पास जितने नंबर्स हैं हमने वो लिखने हैं, वो हैं 6 1 2 3 4 5 6। तो हमने यहाँ पे 6 लिख देना है। ए के हमारे पास 3 नंबर थे तो हमने 3 लिख दिया, तो यहाँ पे हम 3 ओवर 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2 यानी कि 0.5। तो यहाँ तक क्वेश्चन हम रखते हैं, बकाया नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।